कोई व्यक्ति बिल चुकाना बंद कर देता है तो क्या होता है? परेशान करने वाले फोन आते हैं, धमकी भरे पत्र आते हैं और फिर उसकी दूसरी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश होती है। इसका अंत दिवालिया होने से होता है। समय पर कर्ज नहीं चुकाने वाले को डिफॉल्टर कहते हैं। अब श्रीलंका को लेकर भी यही आशंका जताई जा रही है। लेकिन श्रीलंका पर जाने से पहले आइए भारत का ही रुख करते हैं। आपको लेकर चलते हैं साल 1991 के दौर में। जून 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से भी कम बचा था। ये डॉलर महज 20 दिनों के तेल और फूड बिल के भुगतान में खत्म हो जाते। भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं थी कि बाकी दुनिया से कारोबार कर सके। भारत का विदेशी कर्ज $72 अरब पहुंच चुका था। ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत तब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश था। देश की अर्थव्यवस्था और सरकार से लोगों का भरोसा खत्म होने लगा था। महंगाई, राजस्व घाटा और चालू खाता घाटा दोहरे अंक में पहुंच गए थे। ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था घुटने टेक चुकी थी। एनआरआई अपना पैसा निकालने लगे थे और निर्यातकों को लगने लगा था कि भारत उनका उधार नहीं चुका पाएगा। महंगाई 7वें आसमान पर थी। तेल की कीमतें बढ़ाई गईं, आयात रोका गया, सरकारी खर्चों में कटौती की गई और रुपये में 20% तक का अवमूल्यन किया गया। बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। आईएमएफ ने भारत को $1.27 अरब का कर्ज दिया, लेकिन इससे हालात नहीं सुधरे। वित्तीय वर्ष 1991 के अंत तक चंद्रशेखर की सरकार 20 टन सोना गिरवी रखने पर मजबूर हो गई। जब पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 में प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत विदेशी कर्ज तय तारीख पर नहीं चुका पाएगा और डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए कई सुधारों को अंजाम दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनागत बदलाव की बदौलत चीजें नियंत्रित हो पाईं। 1991 में भारत की जो स्थिति थी वही आज श्रीलंका की है। 100 ग्राम हरी मिर्च की कीमत वहां 71 श्रीलंकाई रुपए हो गई है। 200 रुपए किलो आलू मिल रहा है और 1 किलो दूध के पाउडर से 100 ग्राम के पैकेट बनाए जा रहे हैं ताकि लोग उन्हें खरीद सकें। गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। केवल 1 महीने में खाने वाली चीजों की कीमत में 15% की बढ़ोतरी हुई है। 2019 के अंत में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $7.6 अरब था। यह राशि 2020 में 5 महीने के आयात के लिए पर्याप्त थी, लेकिन फिर भी विदेशी कर्जों और अन्य फॉरेन एक्सचेंज भुगतान की तुलना में काफी कम थी। 2020 की शुरुआत से ही श्रीलंकाई रुपया काफी दबाव में था। 2020 के अंत तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $5.7 अरब तक पहुंच गया और 2021 के नवंबर महीने में $1.6 अरब हो गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक श्रीलंका को इस साल $4.5 अरब का कर्ज अदा करना है। इसकी शुरुआत 18 जनवरी से ही होगी। 18 जनवरी को $50 करोड़ के इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड की अदायगी की तारीख है। अगर श्रीलंका इसे नहीं चुका पाएगा तो वो डिफॉल्टर हो जाएगा। क्या उस स्थिति में हम श्रीलंका को दिवालिया होना कहेंगे? आखिर दिवालिया होना क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि दिवालिया होने का मतलब है आपकी क्रेडिट रेटिंग लगातार खराब हो रही है, जैसे अभी श्रीलंका के साथ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का उस देश से भरोसा उठ जाता है और कर्जदाता कर्ज अदायगी की तारीख बढ़ाने से इनकार कर देते हैं। अगर क्रेडिट रेटिंग खराब होगी तो कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। विदेशी कर्ज की रकम से कम विदेशी मुद्रा भंडार का होना दिवालिया होना नहीं होता है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि डिफॉल्टर होने का मतलब है आपने तय तारीख पर कर्ज अदायगी नहीं की और वह दिवालिया होने की शुरुआत है। क्या श्रीलंका दिवालिया हो चुका है? श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पूर्व उप गवर्नर W.A. विजयवर्धना ने इसी महीने 3 जनवरी को श्रीलंका के आर्थिक अखबार डेली फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा था। अपने लेख में विजयवर्धना ने लिखा है कि श्रीलंका की घरेलू अर्थव्यवस्था दिवालिया नहीं हुई है, लेकिन फॉरेन सेक्टर में स्थिति इसके उलट है। विजयवर्धना ने लिखा है कि कई लोग श्रीलंका को दिवालिया देश बता रहे हैं, लेकिन ये टिप्पणी श्रीलंका की बाहरी अर्थव्यवस्था के रूप में ज्यादा ठीक है। अगर ठीक से देखें तो श्रीलंका की घरेलू अर्थव्यवस्था
दिवालिया नहीं हुई है। श्रीलंका की घरेलू अर्थव्यवस्था तब दिवालिया होगी जब सरकार दिवालिया हो जाएगी। सरकार तब दिवालिया होती है जब राजस्व मिलना बंद हो जाता है, टैक्स देना लोग बंद कर देते हैं और नए नोट छापने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगला कदम यह होता है कि लोग देश की मुद्रा स्वीकार करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हर मिनट उसका मूल्य गिरता रहता है। श्रीलंका की सरकार अभी इस स्थिति का सामना नहीं कर रही है। अभी भी श्रीलंका का टैक्स से राजस्व उसकी जीडीपी का 9% है। हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर है। अपनी मुद्रा में लेन देन लोगों ने अभी बंद नहीं किया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि श्रीलंका की सरकार 12 महीने घरेलू अर्थव्यवस्था चला सकती है। जब तक सरकार दिवालिया नहीं होती है, तब तक देश भी दिवालिया होने से बचा रहेगा।